हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी स्टूडेंट एस्टर 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके तीनों ही लेवल पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल पे 15 नंबर की हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। और आज की इस वीडियो में कंप्लीट हिंदी व्याकरण कवर करने वाले हैं। जितने भी आपके टॉपिक रहेंगे हिंदी व्याकरण के, मैंने सभी टॉपिक लिए हुए हैं। आज आज आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपकी 15 नंबर की हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी तो 15 में से 12-13 नंबर आपके इजिली यहाँ से बन जाएंगे। चीज़ों को समझने की कोशिश करना, मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। आपका पूरा जो सिलेबस रहेगा हिंदी व्याकरण का कवर कराने की कोशिश करूंगी। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पेशेंस के साथ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो, ठीक है, और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, जिससे मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल पे क्लिक करके जब ऑल बेल आइकन क्लिक करना है, जिससे क्या है आपको जो जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा संधि। संधि से शुरुआत करने वाले हैं और आपके सभी टॉपिक आएंगे, सभी टॉपिक कवर करेंगे। संधि कितने प्रकार की रहती है? संधि आपकी 3 प्रकार की रहती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। यहाँ पे विसर्ग लगा लेना, विसर्ग लिख लेना, ठीक है। आपकी विसर्ग संधि, संधि आपकी 3 प्रकार की रहेगी। देखो, स्वर संधि आपकी फर्स्ट रहती है। स्वर के साथ स्वर का जो विकार हो, क्या है? स्वर के साथ स्वर का जो विकार हो तो वो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के प्रकार देखो, ये जो प्रकार है स्वर संधि के, मैंने आपको बताया स्वर संधि जो आपकी संधि रहती है 3 प्रकार की रहती है, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फर्स्ट जो स्वर संधि है उसके 5 प्रकार रहते हैं, ठीक है। पांचों प्रकार जो रहेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, स्वर संधि से, ठीक है। तो फर्स्ट जो रहेगी आपकी दीर्घ है, दीर्घ संधि। सेकंड गुण संधि। थर्ड आपकी वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो स्वर संधि है उसके कितने प्रकार रहेंगे? 5 प्रकार देंगे। यहाँ पे लिख लेना भाई, 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। देखो, दीर्घ संधि क्या रहती है, ट्रिक के साथ बताऊंगी। देखो, दीर्घ संधि मतलब बड़ा, ठीक है। दीर्घ का मतलब बड़ा, ट्रिक है भाई ये, ठीक है। दीर्घ का मतलब बड़ा, जिसमें बड़ी मात्रा हो, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो, बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तो वो आपकी दीर्घ संधि होती है। उदाहरण से समझिए, जैसे देवागमन आप बोलिए तो आ की प्रोनाउंसिएशन आपको यहाँ पे होगी देवागमन, ठीक है। मत्ता अनुसार यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप ले लीजिए परीक्षा, परीक्षा, तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो ये क्या है, एक और ले लेते हैं ऊ वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो वे धुर्मी, यहाँ पे बड़ा ऊ आ रहा है। तो ये क्या है, आपकी दीर्घ संधि है, जहाँ बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है। तो वो आपकी दीर्घ संधि होती है। दीर्घ मतलब बड़ा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट संधि पे। नेक्स्ट है आपकी गुण संधि। गुण संधि में आपको समझना है, किसी शब्द में ए व ओ, ठीक है, ध्यान रखना है, की मात्रा हो, एक ही मात्रा हो और ओ की मात्रा हो, मतलब ये वाली मात्रा एक ही मात्रा और ये ओ की मात्रा, मतलब कि एक मात्रा हो। ट्रिक ये है भाई, एक मात्रा हो, एक ही मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ये आपकी पहचान है, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट जैसे है कि एक ही मात्रा हो और ओ की मात्रा हो। और ट्रिक ये है कि एक मात्रा हो, जो आपका शब्द रहेगा उसमें एक मात्रा हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, पनवेश्वर, पनवेश्वर एक मात्रा है, परोपकार एक मात्रा है, उमेश, राकेश एक मात्रा है। ये तो हो गई, ठीक है, ट्रिक। और देखो यहाँ पे बोल रहा है एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, तो यहाँ पे देखो एक ही मात्रा है, यहाँ पे ओ की मात्रा है, यहाँ पे एक ही मात्रा है, तो ये इसलिए आपकी गुण संधि हो जाएगी। तो ये, ठीक है, आपकी दीर्घ हो गई, आपकी गुण हो गई। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए। गुण मतलब गुण संधि, एक ही मात्रा हो, ठीक है, एक ही या ओ की मात्रा हो। परमेश्वर हो गया, परोपकार हो गया, उमेश हो गया, यहाँ पे क्या है, एक मात्रा है, ए और ओ की मात्रा है, तो आपकी गुण संधि हो गई। नेक्स्ट संधि पे चलते हैं। नेक्स्ट संधि आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि भाई क्या कहती है, जिसमें वृद्धि हो रही हो। ध्यान से आप जब पढ़ोगे आप वृद्धि से भी समझ में आ रहा है, वृद्धि, वृद्धि संधि मतलब वृद्धि हो रही हो। अब उसमें क्या था, गुण संधि में एक मात्रा थी और वृद्धि में वृद्धि हो जाएगी, मतलब 2 मात्राएं आ जाएंगी। देखो यहाँ पे महेश्वरी, महोत्सव, सदैव, एक एक 2 2 मात्राएं आ रही हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, वृद्धि संधि की पहचान है। अगर आप ये चीज़ें ध्यान रख ली, ये ट्रिक ध्यान रख ली, तो आपको बता दूँ 99.9 आपका आंसर ठीक रहेगा, ठीक है, 99.9। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वृद्धि समझी संधि आपकी कंप्लीट हुई, उसके बाद है आपकी यन संधि। यन संधि क्या कहती है भाई, शब्द के पहले, ठीक है, शब्द के पहले य व रे, ठीक है, ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। शब्द से पहले य व रे,
के पहले आधा शब्द आ जाए तो यन संधि होगी। जैसे कि यह है, वह है, रह है, इनसे पहले आधा शब्द आ जाए, ठीक है। आधा शब्द कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि प्रत्येक, यहाँ पे कह रहा है यह से पहले आधा तय है तो ये क्या है, आपकी यन संधि हो जाएगी। यहाँ पे भी यह से पहले आपका आधा वर्ड है तो ये भी क्या है, आपकी यन संधि हो जाएगी। जैसे कि वह से ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, स्वच्छ, स्वच्छ, तो यहाँ पे जो ये वह है, ये वह रह, ठीक है, वह है, यहाँ पे आधा से आ रहा है तो ये आपकी यन संधि हो गई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि स्वागत, स्वागत वह से पहले आधा से आएगा तो वहाँ पे भी आपकी यन संधि हो जाएगी, तो ये आपकी यन संधि है। उसके बाद देखो अयादि संधि क्या कहती है भाई, अयादि संधि कहती है अधिकतर इस संधि में 3 अक्षर होते हैं, ठीक है, ये ट्रिक है, अधिकतर संधि में 3 अक्षर होते हैं। और एक चीज बता दूं, जो अयादि संधि होगी उसमें ए, आव और अव आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, एग्जाम्पल समझिए, जैसे पावन, ठीक है, यहाँ पे अव की प्रोनाउंसिएशन हो रही है, नयन, ठीक है, ये ए आ रहा है, ए ये आ रहा है, ठीक है। और देखो 3 वर्ड हैं, सायन, पवित्र, गायक, पाठक, भावुक, 3 वर्ड हैं और ए आव अव की प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हो रही है, तो ये अयादि संधि की पहचान होती है, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी 5 संधि हो गई, किसकी, स्वर संधि की। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट करते हैं आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या कहती है, देखो किसी व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो, ठीक है, किसी स्वर या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो तो वहाँ पे आपकी व्यंजन संधि होती है, ठीक है। आपके जो व्यंजन होते हैं वो आपके 33 होते हैं, ध्यान रखना है आपको, 33 होते हैं, ठीक है। और आपके स्वर, स्वर भी मैं आपको बता दूं, जो आपके स्वर होते हैं वैसे तो आपके मूल स्वर जो रहेंगे वो तो आपके 11 रहेंगे, लेकिन ए और आहा को अगर आप शामिल करते हो उसमें, ठीक है, ए और आहा को शामिल करते हो तो आपके स्वर 13 हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से गलत होता है। वर्णमाला का जो टॉपिक करेंगे उसमें मैंने करवा रखा है भाई वर्णमाला। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जो एक कंप्लीट वीडियो रहेगी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, यहाँ पे कंप्लीट हिंदी व्याकरण मिलेगी आपको। इस वीडियो में मैं आपको वर्णमाला नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से PDF बना के वर्णमाला की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वर्णमाला आप वहाँ से कर लेना, क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से एग्जाम में 2 क्वेश्चन फंसते हैं सभी लेवल्स में, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही अलग से करवा रखा है, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जितने भी टॉपिक हैं इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। और जिनका TGT PGT सब्जेक्ट है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे जो कॉमन नंबर की हिंदी होती है, यहाँ पे अलंकार नहीं पूछे जाते, ठीक है। कॉमन नंबर की हिंदी में ना रस पूछे जाते हैं ना ही छंद पूछे जाते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक और बचते हैं ग्रामर के, जो कि TGT PGT वाले के हिंदी व्याकरण में पूछे जाते हैं, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट है ना उनका, तो वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको अलग से करवा दूंगी, ठीक है। उनकी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें वो 3-4 टॉपिक कवर हो जाएंगे। 15 नंबर की जो रहेगी वो यहीं से कवर हो जाएगी। यहाँ से आपको जरूर हेल्प मिलेगी, क्वेश्चंस आपके जरूर बनेंगे, ऐसा नहीं है कंप्लीट हिंदी व्याकरण है भाई, आपके 15 में से 15 भी बन सकते हैं, ठीक है। और मैं तो 10, 12, 13 की गारंटी ले रही हूँ, 15 में से 15 की गारंटी मैं नहीं ले सकती, क्योंकि कोई भी टीचर 100% की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि नहीं पता भाई एग्जामिनर का क्या मूड है, क्या पूछ ले, चीज़ों को कैसे घुमा के पूछ ले। लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर करते हो, चीज़ों को अच्छे से समझते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर पा रहे हो, चीज़ों पर कितना काम कर पा रहे हो। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर भाई कैसे भी प्रश्न को घुमा दे, आपका आंसर गलत नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम कर रहे थे आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन का हो तो वो आपकी व्यंजन संधि होती है। जैसे उदाहरण से समझिए, आप अच्छे से समझोगे व्यंजन संधि को। उदाहरण है जैसे कि दिगंबर, तो यहाँ पे ये आपका दिग, ये दिग क्या है, आपका व्यंजन है, और अंबर एक यहाँ पे क्या है, आपका स्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन हो तो वो आपकी क्या रहेगी, आपकी व्यंजन संधि रहेगी। तो ये होती है व्यंजन संधि की पहचान। जैसे कि यहाँ पे जगदीश ले लो, यहाँ पे भी व्यंजन और यहाँ पे भी व्यंजन, ठीक है। व्यंजन के बाद क्या कह रहा है, व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि रहेगी। तो यहाँ पे व्यंजन आ रहा है, यहाँ पे भी व्यंजन, तो ये भी व्यंजन संधि। यहाँ पे व्यंजन है फर्स्ट में पर व्यंजन होना चाहिए, आपका जो है स्वर है तो आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आपका सही निकलेगा। विसर्ग संधि का साइन ध्यान रख लेना, जहाँ पे विसर्ग संधि होगी, जब आप उसका संधि विच्छेद करोगे तो कैसे पहचान होती है, एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे कि मनोबल है, ठीक है, मनोबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो या तो आपको संधि विच्छेद करके दिया होगा, ठीक है, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा जो इस तरह से होगा, मन
फिर विसर्ग का साइन आ जाएगा, उसके बाद आपका वल आ जाएगा। या तो आपको एग्जाम में ये वाला दिया होगा तो आपको पूछा होगा वहाँ पे ये कौन सा जो है संधि है, ठीक है। तो आप जब इसका संधि विच्छेद करोगे मनोबल का तो इस तरह से करोगे, या फिर एग्जाम में ये करके दिया होगा, ठीक है। ये आपको साइन पहचान करके अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी आपकी संधि है तो आप टिक कर देना विसर्ग संधि है, ठीक है। व्यंजन का मैंने बता दिया, स्वर के सारे भेद प्रकार जो है वो मैंने आपको कवर करा दिए, ठीक है। तो आपका विसर्ग संधि बचा और साइन से आप समझ लेना आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे कि आप सरोज का जो है इनका इसको करोगे, ठीक है। इसका क्या करोगे आप संधि विच्छेद करोगे सरोज का। तो आप इसका कैसे संधि विच्छेद करने वाले हो, देखिए आप इसको सर और विसर्ग का स्थान आ जाएगा प्लस में जय, तो ठीक है। इससे आपको क्या है जो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। जो आपका ये वाली जो ओ है ये आपका इसमें विसर्ग में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जैसे कि मन मन हो जाएगा यहाँ पे, और जो ओ की वो है ये आपका इस तरह से साइन लग के आपका यहाँ पे वल यहाँ पे आ जाएगा। तो ओ को आपको ध्यान रखना, इसी तरह से और रे, ठीक है। से के बाद रे और ये ओ की आपका विसर्ग का साइन जाएगा और यहाँ पे आपका जय। तो ये होता है, ठीक है। ये आपका साइंस से आपको पहचान कर सकते हो कौन सी संधि रहेगी, विसर्ग संधि। मोस्टली आपकी स्वर संधि से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, बट आपके एस्टेट के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है भाई। विसर्ग भी आना चाहिए आपको, व्यंजन भी आना चाहिए। आई होप कि आपकी जो है संधि यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स ये है आपका सेकंड टॉपिक कारक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस कारक से जरूर पूछे जाएंगे। एस्टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो कारक से क्वेश्चन जरूर फंसता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उनका संबंध क्रिया से दर्शाया जाता है। संज्ञा सर्वनाम आपको आते होंगे, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान जो भी होता है वो क्या होती है आपकी संज्ञा होती है, ठीक है। किसी भी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो वो आपके, और जो संज्ञा के स्थान पर यूज हो वो आपके क्या है सर्वनाम होते हैं। तो ये होती है संज्ञा सर्वनाम, आपको आते होंगे, आगे मिलेंगे तो हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये क्या कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उनका संबंध क्रिया के साथ दर्शाया जाता है तो कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, कारक। हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं और संस्कृत में जो कारक होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो 8 कारक हैं उनको अच्छे से करने वाले हैं। कारक के भेद, कर्ता ने कर्म को, जो ये ने लगा है ये कर्ता का लोप है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कर्ता से में जो अगर कर्ता वाक्य वहाँ पे होगा, कर्ता का जो लोप रहेगा वो ने रहेगा। कर्म कारक में को मिलेगा, करण में से मिलेगा, संप्रदान में के लिए मिलेगा, ठीक है। अपादान होगा, से अलग अगर वाक्य में मिले तो वो अपादान होगा। का, की, के, से, री अगर आपको वाक्य में मिलते हैं तो वो संबंध कारक रहेगा। में पर मिले तो अधिकरण कारक, और हे अरे मिले तो वो संबोधन कारक रहेगा। तो ये 8 कारक रहते हैं। एक करके समझते हैं। कर्ता कारक क्या है, ने का बोध हो तो कर्ता कारक होगा, ठीक है। ने का बोध हो तो कर्ता कारक होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे मोहन ने खाना खाया, देखो यहाँ पे जो कर्ता कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखिए आप ने लगा है, तो ने लगा है कर्ता कारक का मैंने आपको लोप बताया था क्या होता है, ने का बोध हो तो कर्ता कारक होता है। यहाँ पे ने का बोध हो रहा है, ठीक है, कर्ता कारक है। और यहाँ पे कर्ता कौन है, मोहन है, राम है, ठीक है। मोहन ने खाना खाया किसने, और यहाँ पे राम ने खाना खाया। तो ये क्या है आपके कर्ता है, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, और यहाँ पे क्या है, ने का लोप है, ने का बोध है, ठीक है। तो इससे आपको समझना है ये कौन सा कारक रहेगा, कर्ता कारक रहेगा। देखो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। कर्म कारक, कर्म पर प्रभाव पड़े तो वो कर्म कारक रहेगा। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया, मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को, तो को का लोप हो, ठीक है। को का लोप हो, कर्ता में किसका लोप था, ने का लोप था, और कर्ता ने और कर्म को, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है आपको, आज इस तरह से ध्यान रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से तो आप एक ही लाइन में इनको ध्यान रखो, जैसे कि हमने किया हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबद्ध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर और संबोधन हे परे। अगर आप इस तरह से इनको याद कर लोगे तो जिंदगी में कभी भी कारक गलत नहीं करोगे, ठीक है। आंसर आपका हमेशा ही सही निकलेगा, और कारक से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है, 100% बनता है। देखो कर्म कारक, कर्म पर प्रभाव पड़े, कर्ता में कर्म पर, कर्ता पर प्रभाव पड़ा था, तो गोपाल ने राधा को बुलाया। सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे को कारक है, तो ये कौन सा रहेगा आपका, कर्म कारक रहेगा, ठीक है। यही तो था, कर्ता ने आ गया तो कर्ता कारक, को आ गया तो कर्म कारक। यहाँ पे देखो श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो श्याम पुस्तक को पढ़ता है, भाई यहाँ पे को लगाना मैं भूल गई हूँ, तो पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ पे को आ जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे राम ने रावण को मारा, ये रहा आपका को, तो कौन सा कारक रहेगा, कर्म कारक रहेगा। आई होप कि आप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कर्म कारक। उसके बाद इसी तरह से करण कारक करेंगे। करण कारक में क्या है, जिसमें क्रिया हो वह करण कारक होता है, जिसमें से द्वारा का लोप हो, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, से और के द्वारा, ठीक है,
से के द्वारा, ये दोनों ही चीज होती हैं आपके करण कारक में, से के द्वारा। तो इन चीजों का लोप हो, से का और के द्वारा का लोप हो, तो वो आपका करण कारक हो जाएगा। जैसे कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ पे देखो से आ रहा है तो कौन सा कारक रहेगा, करण कारक रहेगा, ठीक है। और से आना चाहिए और द्वारा आना चाहिए, तो से और द्वारा किस में होते हैं, करण कारक में होते हैं। राहुल रेलगाड़ी के द्वारा, तो यहाँ पे द्वारा आ रहा है तो करण कारक होगा। वह शाम के द्वार वहां पहुंचा, शाम के द्वारा तो वहां पहुंचा, तो ये द्वार आ रहा है, ठीक है, द्वारा आ रहा है तो आपका करण कारक। राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, यहाँ पे से आ रहा है तो आपका करण कारक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं संप्रदान कारक, ठीक है। संप्रदान कारक में क्या है, के का लोप होगा और लिए का लोप होगा, इन दोनों चीजों का लोप होगा, तो आपका कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे कि बच्चे के लिए बैग खरीदा, तो यहाँ पे के भी है, ले भी है, लिए भी है, तो ये दोनों ही हैं, तो संप्रदान कारक होगा, ठीक है। भिखारी को अन्न दिया, भिखारी को अन्न दिया, के लिए अन्न दिया, ये होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे के का लोप हो जाएगा। राम ने मोहन को पुस्तक दी, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो के का लोप होना चाहिए, राम के लिए मोहन ने पुस्तक दी, तो इस तरह से होगा। तो के का लोप होगा, तो वहाँ पे के का लोप हो और लिए का लोप हो तो संप्रदान कारक होगा। आप ऑप्शन पे, इस पे एग्जाम्पल्स पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल और लिख देती हूँ, जैसे राम के हित में, ठीक है, राम के हित में हनुमान जी लंका गए, तो वहाँ पे राम के हित, जो के हित आएगा तो वो कौन सा कारक हो जाएगा, वो संप्रदान कारक हो जाएगा। के का लोप हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से बच्चे के लिए बैग खरीदा, तो लिए आ रहा है, के आ रहा है, तो वो भी आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पे ये या एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ, तो इस पे आप नहीं जाना, इसमें लोप ही नहीं हुआ है, ठीक है। अपादान कारक समझते हैं, जहाँ एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होना, ठीक है, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होना का बोध से हो, ठीक है, बोध तो होगा से है भाई लोप, ठीक है। जहाँ एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है तो वो आपका अपादान होगा। देखो हमने पढ़ा भी था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है, चीजों को संज्ञा जो है वो एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है, और से का लोप हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, जो पेड़ है पत्तों से, मतलब जो पत्ते हैं पेड़ से अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अलग हो रहे हैं, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो से का भी लोप है तो अपादान कारक होगा। लड़का छत से गिरा, तो से का लोप है, ठीक है, और लड़का कहाँ है, छत से अलग हो गया, ठीक है, लड़का छत से गिर गया, अलग हो रहा है एक चीज से, मतलब संज्ञा से, और दूसरी संज्ञा से अलग हो रहा है। मैं बैंक से रुपए लाया, जो बैंक है उनसे जो पैसे हैं वो अलग हुए हैं, और बैंक से का यहाँ पे लोप है, ठीक है, तो आपका अपादान कारक हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। संबंध कारक, ठीक है, जहाँ एक संज्ञा व सर्वनाम का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध दर्शाया, जहाँ पे क्या है, संबंध कारक से समझना, संबंध दर्शाया जा रहा है। काक से आ सकता है, की से आ सकता है, रा से, री से, या ना से, या नी से, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका संबंध कारक हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिए हैं, मैं देती हूँ आपको एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल में आएगा आपका, जैसे कि राम का भाई मेरे साथ है, तो वहाँ पे क्या है, राम का भाई, तो यहाँ पे का संबंध आ जाएगा, राम का भाई, तो संबंध वहाँ पे है राम का और भाई का, ठीक है। इस तरह के वाक्य जहाँ पे होंगे वो संबंध दर्शाएंगे, संबंध कारक होगा। यह मेरा घर है, तो मेरा और घर के साथ संबंध है, तो वहाँ पे भी, जैसे कि तुम्हारी पुस्तक मेरे पास है, तो इस तरह से संबंध दर्शाया जाएगा, ठीक है, का, की, रा, री, ना, नी, या मा, मी, इस तरह से तो संबंध आ जाएगा, तो वो संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक क्या रहेगा, देखो अधिकरण कारक समझते हैं अच्छे से। जहाँ कोई संज्ञा किसी उच्च सर्वनाम या संज्ञा का आधार हो वहाँ अधिकरण कारक होगा। जहाँ किसी संज्ञा, ठीक है, आपकी संज्ञा और उच्च सर्वनाम तथा संज्ञा का आधार हो तो वहाँ क्या है, अधिकरण कारक होगा। एग्जाम्पल से समझिए, महल में दीपक जल रहा है, ठीक है, महल में दीपक जल रहा है, तो महल क्या है, आपका उच्च है, उच्च मतलब उच्च संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मे का लोप हो रहा, अधिकरण में यही तो होता था, मे का लोप, ठीक है, मे और पर का लोप जहाँ पे होगा तो वो अधिकरण कारक होगा, तो मे का लोप हो रहा है, अधिकरण कारक है, महल क्या है, उच्च है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन एग्जाम्पल है, हम सभी रात में सोए, तो मे का लोप है, तो क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक हो जाएगा।
पर कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पे भाई छत लिखना भूल गई हूँ, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। तो में और पर का अगर लोप हो तो वो कौन सा कारक होगा आपका, ये लिखा है बोध, ठीक है। में पर का बोध होगा तो आपका कौन सा कारक होगा, आपका अधिकरण कारक होगा। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। बस कारक में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबद्ध काके की, इस तरह से ये लाइन जो आपको स्टार्टिंग में आपको पढ़ा दी थी, अगर ये याद रखते हो तो वाक्य में बस आपको ये चीजें ढूंढनी है, ये चीजें ढूंढना। और कारक में इसका कौन से कारक में क्या लोप है तो वो चीज आपको पता है तो आप आंसर एकदम से, ठीक है, 100% राइट ही करोगे। संबोधन कारक में ओ अरे हे ये चीजें आ जाए तो संबद्ध कारक रहेगा। जैसे बोलते नहीं है हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, इस तरह से लिखेंगे हे प्रभु, तो इस तरह से, ठीक है। पूर्ण विराम आ जाएगा, मेरी रक्षा करो, तो ये आपके बुलाने, इसमें क्या है, सुख दुख चेतावनी पुकारना, हर्ष है, उल्लास है, सभी तो ये चीजें आती हैं। जैसे कि अजी सुनते हो तो पुकारना हो गया, तो इस तरह से बुलाना हो गया। तो ये क्या है, संबोधन करना, चीजों को संबोधन करना, हर्ष है, उल्लास है, सुख दुख है, तो ये चीजें आती हैं आपके संबोधन कारक में, ठीक है। एग्जाम्पल से आप चीजों को बेहतर तरीके से ध्यान रख सकते हो। जैसे कि अजी सुनते हो, अजी के बाद पूर्ण विराम आता है, ठीक है, ठहराव आता है, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस बोला जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संबोधन होते हैं, पुकारना, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। थर्ड टॉपिक आपका उपसर्ग और प्रत्यय, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में एक नहीं दो क्वेश्चन बनते हैं, उपसर्ग से अलग और प्रत्यय से अलग, ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक ही टिप बताने वाली हूँ, ट्रिक, उससे आप कभी उपसर्ग और प्रत्यय गलत नहीं करोगे, ठीक है। उप प्लस से सर्ग आपका उपसर्ग बनता है, यानी वे शब्द जो शब्द के आगे जुड़ के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। जो आपका शब्द है, जो आपका शब्द है, देखो एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि दिन है, ठीक है, ये क्या है, मूल शब्द है, इसका भी अपना अर्थ है, दिन का अपना अर्थ है। लेकिन जो आपका प्रति है, यहाँ से दिन से पहले यहाँ पे जो प्रति लिखा है, प्रति लिखा है, इसका कोई मूल अर्थ है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये प्रति क्या है, अव्यय है, ठीक है, यही क्या आपका उपसर्ग है। लेकिन जो ये उपसर्ग है अगर ये दिन के साथ जुड़ जाए तो ये क्या है, पूरे का ही अर्थ परिवर्तित कर देगा, क्योंकि दिन जो है इसको भी चेंज कर देगा, इसका भी कुछ और ही अर्थ नहीं, प्रतिदिन हो जाएगा, मतलब कि हर रोज दोनों जुड़ जाए, एक तो मूल शब्द जुड़ जाए, एक आपका अव्यय मतलब उपसर्ग जुड़ जाए। उपसर्ग जो होते हैं वो आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय को हटाने के बाद अगर आपका मूल शब्द बचता है जिसका अपना अर्थ होता है, जैसे कि दिन, प्रत्यय को हटाने के बाद, उपसर्ग को हटाने के बाद दिन बचता है, और दिन का क्या है, मूल शब्द है। आपको प्रत्यय हटाने के बाद ऐसा शब्द निकालना है जिसका अपना अर्थ हो। अगर आप उसका अपना अर्थ निकाल लो, जो बाकी की जो चीज बच गई है वो आपका उपसर्ग होगा। पीछे से अगर चीज को हटा रहे हो तो वो आपका प्रत्यय होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज होती है, जैसे कि दुराचार, यहाँ पे आचार है, दो आगे लगा, ये उपसर्ग आगे लगा, तो पूरा ही परिवर्तित होकर दुराचार बन गया। बाकी आपको जैसे एग्जाम्पल में ऐसे दिया जाएगा तो आपको इसमें जो है पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, दू है, क्योंकि आचार का क्या है, अपना मूल शब्द हो जाएगा, लेकिन दू का कोई मूल शब्द नहीं होता, तो यहाँ पे जो है दू ही आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। दू को आचार के साथ मिलाने देने से पूरे का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्यय समझते हैं, प्रत्यय जो है वाक्य के बाद में लगते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से समझोगे, जैसे कि घबराहट, ठीक है, घबरा, क्या हुआ भाई, देखो, जैसे कि घबरा, अरे भाई देखो यहाँ पे समझते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे ही नहीं हम, घबरा, ठीक है, ये क्या है, आपका मूल शब्द है। और जो हट है ये आपका मूल शब्द है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये हट अगर घबरा के साथ मिल जाए तो घबराहट बन जाएगा, ठीक है, घबराहट बन जाएगा, जो है अर्थ ही परिवर्तित हो जाएगा। तो जो है उपसर्ग तो पहले लगते हैं, मूल शब्द से पहले लगते हैं उपसर्ग, ठीक है, और जो प्रत्यय होते हैं मूल शब्द के बाद लगते हैं। दोनों को हटाने के बाद उपसर्ग अगर हटाए, अगर मूल शब्द बचे तो आपका ठीक होगा उपसर्ग, ठीक है। अगर आपका मूल शब्द से प्रत्यय को हटाएं, अगर आपका मूल शब्द बच रहा है तो वो आपका प्रत्यय ठीक होगा। जैसे कि चिकनाहट है, चिकनाहट है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम चिकना लिखते हैं तो चिकना भाई सुना है आपने, ठीक है, मूल शब्द होता है, इसका अर्थ भी होता है, चिकने का चिकनाहट अर्थ होता है। और जो हट होती है ये कोई मूल शब्द नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, हट कोई अर्थ नहीं होता। ये अगर हट ये चिकना के साथ लग जाए तो ये का एक नया ही शब्द बनाएंगे दोनों मिलके, ठीक है, इसको कहेंगे हट को प्रत्यय कहेंगे, और या मूल शब्द हो जाएगा। और ये दोनों जो प्रत्यय है इसके साथ जोड़ के जाएगा वे कुछ और ही अर्थ निकाल देगा। जो आपका हट है यहाँ पे प्रत्यय है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उपसर्ग आपके वाक्य शब्द से पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं मूल शब्द से, ठीक है। दोनों को अगर हटाते हैं, अगर आपका उपसर्ग को हटाते हैं तब मूल शब्द बचता है तो वो उपसर्ग रहेगा, पीछे से हटाते हैं और तब मूल शब्द बचेगा तो प्रत्यय हो जाएगा। ये होता है इसका आंसर निकालने की ट्रिक होती है, ध्यान रखना है। बात से समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा
क्रिया में प्रधानता कर्ता कर्म व भाव की हो तो वो आपके वाच्य कहलाते हैं। ठीक है, अगर जब क्रिया हो रही है उसमें क्या है, कर्ता की प्रधानता मतलब काम को करने वाला कर्ता होता है, उसकी प्रधानता तो कर्तावाचक हो जाएगा, कर्तावाच्य हो जाएगा। कर्म की प्रधानता है मतलब कर्म की कार्य की उसकी प्रधानता है तो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा इतना। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। जैसे कर्ता प्रधानता, ठीक है, तो होती है आपकी कृतवाच्य। क्या होता है आपका, कृतवाच्य होता है। जैसे शर्मा जी सेब खाते हैं, तो यहाँ पे जो शर्मा जी हैं ये क्या आपके कर्ता हैं। ठीक है, कर्ता है, तो क्या है यहाँ पे शर्मा जी जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपके कर्ता है, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। तो कौन सा वाक्य होगा आपका, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। और देखो कृतवाच्य की एक पहचान और बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन बने, जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे कि शर्मा जी सेब खाते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन बन जाए और आंसर भी मिल जाए, तो वो आपका कर्तावाच्य होता है। ध्यान रखना भाई, अगर क्वेश्चन बने और आंसर निकल आ जाए तो 100% टिक कर देना कर्तावाच्य। ठीक है, जैसे कि शर्मा जी सेब खाते हैं, पूरा सेंटेंस है, कर्ता भी है, कर्म भी है। ठीक है, शर्मा जी क्या खाते हैं, क्वेश्चन बनाओ शर्मा जी क्या खाते हैं, तो आप आंसर दे दोगे सेब खाते हैं, तो ये आपका कर्तावाच्य होता है। कर्ता है जो शर्मा जी हैं, यहाँ पे कर्ता है, कर्ता की प्रधानता है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, आंसर भी मिला, राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मोनू खेलता है, मोनू खेल खेलता है, तो यहाँ पे क्या खेलता है, खेल खेलता है। इस तरह से कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य होता है, जिसमें अगर द्वारा लगा होगा तो वो कर्मवाच्य होगा। ये द्वारा आपको ध्यान रखना है, कर्मवाच्य होगा। और वैसे यहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी, जैसे शर्मा जी के द्वारा केले खाए गए। ठीक है, तो यहाँ पे शर्मा जी, ये इसकी प्रधानता नहीं है, द्वारा की प्रधानता है, मतलब है कर्म की प्रधानता है। किसके द्वारा, इसके द्वारा, द्वारा केले खाए गए, द्वारा खेला जाता है, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य से भाववाच्य मतलब भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य होता है। ठीक है, भाव, जैसे रानी नानी से चला नहीं जाता, तो ये भाव ही तो होते हैं, मुझसे ये नहीं हो पाता, मैं ये नहीं कर सकता, तो ये क्या होते हैं, इंसान के भाव होते हैं। मुझसे खाया नहीं जाता, तो इस तरह के वाक्य जो होंगे आपके भाववाच्य होंगे। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है। राम आम खाता है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे राम है, राम है, कौन आम खाता है, मैंने क्वेश्चन बोला, ठीक है, आपने आंसर बताया, तो आपको पता चल गया कौन सा वाच्य हुआ, कर्म वाच्य हुआ। ठीक है, मतलब कृतवाच्य हुआ, क्योंकि यहाँ पे राम क्या है, आम कह रहा है, तो ये कृतवाच्य हुआ। तो ये कृतवाच्य आपको किस में बदलना है, आपको कर्म वाच्य में बदलना है भाई। ठीक है, कर्म वाच्य में बदलना है, हम ये वाला कर रहे हैं भाई, कृतवाच्य को कर्म वाच्य में बदल रहे हैं। राम आम खाता है कृतवाच्य है, अब ये हमको राम आम खाता है किस में बदलना है, कर्म वाच्य में। अब मैंने बताया था कर्म वाच्य की जो आपको कर्मवाच्य की जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, द्वारा आपको मिल करना है। ठीक है, तो वो आपका कर्मवाच्य होगा। तो राम के द्वारा, ठीक है, के द्वारा लगा दो, इसमें सेंटेंस बना दो, तो के द्वारा लगा के कर्मवाच्य बन जाएगा। इसी तरह से कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे। मैं नहीं भागता, तो मैं क्या है, करता है, मैं क्या है, करता है, तो मुझसे भागा नहीं जाता, ये तो होते हैं भाववाच्य, भाव होते हैं हमारे अंदर के, तो मुझसे भागा नहीं जाता। अब कर्मवाच्य को कृतवाच्य कैसे बनाएंगे, जैसे कि कर्मवाच्य है, मोहन से कसरत की जाती है, तो मोहन कसरत करता है, सिंपल, मोहन कौन करता है कसरत, मोहन करता है, क्वेश्चन बना, आंसर निकला। और कर्मवाच्य क्या था, मोहन से, मोहन के द्वारा कसरत की जाती है, तो द्वारा लगा है तो वो कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य को आप कर्ता में कैसे बनाओगे, सिंपल वर्ड बोलना है। ठीक है, उसमें कर्ता की प्रधानता दिखानी है, जैसे कि मोहन कसरत करता है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। आई होप कि आप की जो ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे 5 टॉपिक होना था, ये 6 है। ठीक है, समास। देखो फ्रेंड्स, आज का मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिए हुए हैं, ठीक है, लगभग आपके 15 टॉपिक हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये जो वीडियो रहेगी कंप्लीट हिंदी व्याकरण की 2 पार्ट में कराने वाली हूँ, जिससे क्या है, मुझ पर भी बर्डन ना आए, और आप भी क्या है, आप अपने अपने अच्छे से जो 7-8 टॉपिक रहेंगे वो अच्छे से कवर कर लो, उनकी नोट्स बना लो। कल मैं आपको जो है इसका सेकंड पार्ट दे दूँगी, 2 ही वीडियो में आपकी कंप्लीट हिंदी व्याकरण हो जाएगी। और आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं लिए हैं, अगर आप कहोगे तो मैं आपको करवा दूंगी, वो आप कर लेना और मुहावरे कर लेना। बाकी आपके सभी टॉपिक होने वाले हैं, ठीक है, सारे ही हो जाएंगे, तो डोंट वरी, आपका कंप्लीट व्याकरण कवर हो जाएगा। मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि बहुत सारे आपके जो क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, और वैसे मैं कह भी रही हूँ आपके यहाँ से 12-13 नंबर की तैयारी होगी, क्योंकि 1 नंबर की आपकी क्या पूछी जाती है, 1 नंबर का आपका पर्यायवाची पूछे जाते हैं, और 1 नंबर का मुहावरा जरूर पूछा जाता है। तो मुहावरे और पर्यायवाची शब्द और कर लेना भाई, ठीक है, बाकी आपके 12-13 जो नंबर रहेंगे यहाँ से बन जाएंगे। तो आपका आप समास करते हैं, समास से क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।
देखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो शब्द मिलेंगे और जो उनके मिलने से जो नया शब्द बने वो समास होता है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप कहोगे तो मैं पर्यायवाची शब्द और मुहावरे भी आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। बट मैं आपको वो चीज़ें कराऊंगी जो मुहावरे एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मुहावरे क्या है, बहुत ईजी होते हैं। अगर आप मुहावरे एक तरह से समझ लेते हो, हमारे दैनिक लैंग्वेज में भी मुहावरे यूज करते हैं, ठीक है, तो आप मुहावरे का आंसर गलत नहीं निकालोगे। वैसे भी मुहावरे इजी होते हैं, आप आंसर निकाल ही लोगे, उसको कोई गलत नहीं करता। मुझे तो नहीं लगता कि मुहावरों में भी बच्चे गलती करते होंगे। और बाकी जो आपके पर्यायवाची हैं उनको पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम आपको 200-150 तक पर्यायवाची अच्छे से देखने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे क्या है आपको चीज़ें याद रहें, आप पर्यायवाची तभी निकाल पाओगे। तो ये जो वो चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है तैयारी करने में, तो मुझे तो लगता है जब आपके पास कम समय हो तो आप वो चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करें जो आप कर पाएँ, ठीक है, आप कवर कर पाएँ, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जहाँ से आपको लगे कि चीज़ें हाँ पूछी जाएंगी। और जिनमें टाइम लगे, जो चीज़ें क्या है आपकी बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे, तो उन चीज़ों को थोड़ा बाद में करें जब आपको टाइम मिले। बाकी उन चीज़ों पे ज़्यादा के जो आप कर भी पाए और आपका जो है एग्जाम में आए भी। अब देखो, समाज सर करते हैं, समाज से क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत अच्छे से बताऊंगी ट्रिक के साथ, सब चीज़ों को, कंसेप्ट भी रहेगा साथ में। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से समास बनता है। दो शब्द मिलेंगे तो नया जो शब्द बनेगा उसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। फर्स्ट जो भेद रहेगा वो है आपका अवयवी भाव समास। इसमें प्रथम पद छोटा रहेगा लेकिन प्रधान रहेगा। ध्यान रखना, अवयवी भाव समास की डेफिनेशन होती है प्रथम पद छोटा लेकिन वो पद रहेगा प्रधान। कैसे रहेगा, जैसे कि यथा संभव, यहाँ पे जो प्रथम पद है यथा है, बाद का पद क्या है, संभव है। यहाँ पे जो यथा है छोटा तो है, लेकिन अगर ये संभव के साथ मिलता है तो कितना बड़ा शब्द प्रधान बना देगा, यथा संभव बना देगा, तो प्रधान हो गया। इसी तरह से प्रति छोटा है, ठीक है, बस कूल के साथ मिलके प्रतिकूल बनाएगा। छोटा पद है तथा प्रधान होता है। आ के जन्म के साथ आ मिलने से आजन्म हो जाएगा, ठीक है, और प्रतीक और कुल ये दो शब्द मिलेंगे प्रतिकूल बनेगा। और यहाँ पे समास की यही डेफिनेशन होती है, दो शब्दों के मिलने से तीसरा शब्द बने तो वो समास होता है, ठीक है। यहाँ पे दो शब्द मिल रहे हैं और आजन हम बना रहे हैं तो ये समास रहेगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद छोटा पद आपका प्रधान रहेगा, ये चीज आपको समझनी थी। तत्पुरुष समास पे चलते हैं। मैंने आपको कारक समझा दिए, 8 भेद होते हैं कारक के। यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास के 6 भेद आपको करने हैं। यहाँ पे अगर आपको कारक आते हैं तो तत्पुरुष समास के भेद आप कर लोगे, अपने आप ही कर लोगे। देखो कैसे कर पाओगे, ध्यान से समझना। जिस समाज में दूसरा पद प्रधान हो, अवयवी भाव समास में क्या था, पहला पद प्रधान था, ठीक है, पहला पद छोटा था लेकिन प्रधान था। और तत्पुरुष समाज में दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है, तो तथा दोनों पद के बीच में कारक चिन्ह का लोप होगा। अब देखो यहाँ पे ये लॉक नहीं है, लोप है, कर लेना ये सही। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह कौन से थे, वही हमने जो किए थे। यहाँ पे कर्ता तो नहीं यूज होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो से अलग, के का लोप, का के लोप, ये आपके लोप होंगे। कारक के ये तो लोप पढ़े थे हमने, ठीक है, तो वो होते हैं आपके यहाँ पे तत्पुरुष समास में बोला गया है दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप होगा, तो वो कौन सा समास होगा, आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से समझिए आप, पुरुषोत्तम। अब देखो, जब इसका आप समास का विग्रह करोगे, ठीक है, तो कैसे करोगे, पुरुषों में उत्तम, ठीक है, ऐसे तो करोगे। पुरुषों में इसका विग्रह आपको पूरा कम करना पड़ेगा, पुरुषों में उत्तम, तो ये है। तो यहाँ पे क्या है, मे का लोप है, ठीक है, मे का यहाँ पे लोप दिया हुआ है। तो इससे आपको क्या पता चला, यहाँ पे मे का लोप है, मतलब ये कि क्या है, कारक है, ठीक है, तत्पुरुष समास ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला कारक का लोप हुआ है। और यही तत्पुरुष समास की डेफिनेशन है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, जैसे कि दूसरा पुत्र, यहाँ पे पुत्र प्रधान है, इस तरह से पद प्रधान होगा। और दोनों के बीच, मतलब जैसे कि पुरुषों और उत्तम, दोनों के बीच मे का लोप है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, उत्तम यहाँ पे प्रधान दिया हुआ है, पुरुष से ज्यादा उत्तम, दोनों को मिलाएंगे तो पुरुषोत्तम बनेगा। ये उत्तम मिलाने से क्या है, पुरुष का जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है, पद बढ़ जाएगा, प्रधान हो जाएगा। और दोनों ही पदों के बीच में क्या है, जो है कारक चिन्ह क्या है आपका, में है। तो इनसे पता चल रहा है ये चीजों से कि तत्पुरुष समास की ये पहचान रहती है कि जो आपका
पीछा मतलब दूसरा पद रहेगा वो प्रधान रहेगा, और दोनों पदों के बीच मतलब पुरुष और उत्तम के बीच में क्या रहेगा, कारक चिन्ह का लोप रहेगा। तो यहाँ पे में का लोप है तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये तत्पुरुष समास की पहचान होती है। इसी तरह से राजपुत्र दिया है तो इसका जब विग्रह करोगे तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। तो ये क्या है आपका का लोप है यहाँ पे, और जो आपका दूसरा पद है प्रधान है, ठीक है, राजा पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र। तो का लोप है तो आपका तत्पुरुष समास होगा। गौशाला, गऊ के लिए शाला, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो एक चीज़ और समझ लीजिए फ्रेंड, देखो जब आपको ऑप्शंस में दिया हुआ हो कि ये कौन सा समास है, अगर ऑप्शंस में होगा, ठीक है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तो आप जब उसका विग्रह करोगे और विग्रह करोगे तत्पुरुष समास का, अगर का को लोप मिल जाए आपको, मतलब लोप अगर मिल जाए तत्पुरुष समास के, तो आप कर देना है तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास का क्वेश्चन आ जाए कि तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, क्योंकि हमने पढ़े हैं ये सारी चीजें, तो आपको ये बताना पड़ेगा ये कौन तत्पुरुष का कौन सा जो है कारक वो है प्रकार है। जैसे कि गौशाला, जब आप गौशाला करोगे तो कैसे करोगे, इसका विग्रह करोगे तो गऊ के लिए शाला करोगे, गऊ के लिए शाला, ठीक है, गऊ के लिए शाला। तो आपको यहाँ पे बताना है ये कौन सा तत्पुरुष समास है भाई। के लिए किस में बोध होगा, के लिए आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था। जो आपको करता तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि कारक के तत्पुरुष समास के जो भेद रहते हैं वो 6 रहते हैं, ठीक है। तो कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है और संबद्ध होता है और अधिकरण होता है, ठीक है। ऊपर वाले को छोड़ना है और नीचे वाले को छोड़ना है, और जो बीच के क्योंकि 8 कारक होते हैं, कर्ता को छोड़ दे और एंड में जो हमने किया था वो छोड़ दे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबद्ध, अधिकरण। तो ये होते हैं आपके 6 भेद तत्पुरुष समास में। तो के लिए था संप्रदान में, ठीक है, वो हमने पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आ गया ना के लिए, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, गऊ के लिए शाला, तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से आपको करने हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, का लोप हो रहा है, और का लोप किस में होता है, कर्म में होता है, को का लोप कर्म में होता है ना, तो आपका जो हो जाएगा राजपुत्र, ये कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो अगर सीधा पूछा हो कि इनमें से बताइए कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि, तो आप करोगे, अगर लोप हो रहा है किसी चीज का तो तत्पुरुष समास कर देना। अगर तत्पुरुष समास के भी भेदों में से क्वेश्चन आए कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तब आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है, विग्रह करके उस विग्रह की पहचान रखनी पड़ेगी, कौन से कारक में कौन सा लोप होता है, तभी आप आंसर दे पाओगे। आई होप कि मैं आपको चीज़ों को समझा पा रही होंगी और आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो ये होते हैं आपके समास, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड समास आएगा वो है आपका, ये रही वो, अपादान से संप्रदान के लिए संबद्ध का के की इनका लोप होगा, जहाँ पे वो आपकी इस तरह से आप पहचान कर सकते हो कारक कौन सा होगा। थर्ड है आपका कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद में उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तो वो कर्मधारय समास होता है। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाओगे। देखो महापुरुष, महान है जो पुरुष, देखो ये विशेषता है, किसकी विशेषता है, पुरुष की विशेषता है। और जो पुरुष है, जो उपमेय है, उसकी उपमान से तुलना की जा रही है, तो पुरुष की तुलना किससे की जा रही है, महान से की जा रही है। और महान क्या है, विशेषता भी है, जहाँ पे तुलना की जा रही हो और विशेषता हो तो विशेषण विशेष्य हो, तो ये डेफिनेशन में कहा गया है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें ध्यान रखने से अच्छा है आप क्या है ट्रिक से चीज़ों को सीखे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन निकालना सीख जाएं, ठीक है। तो इसलिए महान है पुरुष, देखो यहाँ पे तुलना की जा रही है, इस पुरुष को महान बताया जा रहा है, किससे, ठीक है, महान उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है, तो ये होता है। और जो महान होता है वो विशेषता भी होती है। तो यहाँ पे इस तरह के वाक्य में कौन सा समास होगा आपका, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। चरण कमल, कमल के समान चरण, जो आपके चरण है उसकी विशेषता किससे की जा रही है, मतलब उसकी तुलना की जा रही है कमल से, कमल के समान जो है आपके चरण है, तो ठीक है। तो ये है आपका कर्मधारय समास। और देखो द्विगु समास क्या होता है, ये तो बहुत ईजी होता है, जहाँ पे समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो। जैसे 4 राहों का समूह, तो इस तरह से लिखोगे 4 राहों का समूह, 3 रंगों का समूह, तिरंगा होता है, चौराहा आ गया, तो इसका जो आप विग्रह करोगे चौराहा का, तो 4 राहों का समूह, तिरंगा का विग्रह करोगे 3 रंगों का समूह, तो इस तरह से संज्ञावाचक शब्द आ जाए तो वो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व समास ये और भी आसान होता है। यहाँ पे मैंने जो है आपका फर्स्ट अव्ययीभाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड कर्मधारय, 3 हो गए, 4, 5, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक कर दी भाई, ये 4 के बाद ये 5 है, ठीक है, 6 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी कि द्वंद्व आया है, बहुब्रीहि समास तो आया नहीं, तो ये 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये 5 है, द्वंद्व समास कौन सा रहेगा आपका 5 रहेगा। इसके बाद जो आएगा
वो आपका बहुब्री समास आएगा। ये 6 रहेगा। ठीक है, ये कर लेना भाई। ये आपका कौन सा समास है? 5वां है, द्वंद्व समास। इसकी कैसे होती है पहचान? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं। दोनों पद प्रधान कैसे? जैसे माता पिता है, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। माता भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए और पिता भी इतना इंपॉर्टेंट रहता है। दोनों ही शब्द आपके क्या है? प्रधान है। और दोनों को जब हम विग्रह करेंगे, माता और पिता, बीच में क्या है? और आएगा, तथा आएगा, या फिर या आएगा, जैसे पाप और पुण्य, दिन और रात। तो इस तरह से इनका विग्रह होता है। ठीक है, और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट भी अगर हों, तो जैसे दिन का अपोजिट क्या है? रात है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो आपके द्वंद्व समास होंगे। ठीक है, ये तो आप इजिली कर भी लोगे। जो आपका बच्चा बहुब्री समास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट समास है। ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जो आपका बहुब्री समास होता है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे कि हम ऊपर पढ़ते आए हैं, किसी में प्रथम पद आपका प्रधान था, किसी तत्पुरुष समास में सेकंड पद प्रधान था, अभी अभी में प्रथम पद प्रधान था। ठीक है, द्विगु समास में क्या था? प्रथम पद संख्यावाचित था। बहुब्री समास में दोनों प्रधान थे। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। और क्रमधारय में उत्तर पद प्रधान था। लेकिन बचा बहुब्री समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है। दोनों पद मिलके, जो आपके दो पद तो मिलके आपके क्या बनाते हैं? समास बनाते हैं। दो पद आपको मिलके समास बनाते हैं। तो ये चीज होती है समास की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बहुब्री समास में दो पद मिलके तीसरे शब्द की तरफ इशारा करें, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? आपका बहुब्री समास रहेगा। कैसे रहेगा? देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझोगे। चतुर्भुज, चतुर्भुज जब आप इसका विग्रह करोगे, 4 है भुजाएं जिसकी, तो यहाँ तक इसका विग्रह हो गया। तो आप इसका आंसर, जो ये 4 है भुजाएं जिसकी, ये जो इसका विग्रह हुआ है ना, ये जो दोनों अर्थ निकले हैं, ये किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? 4 भुजाएं किसकी होंगी? विष्णु जी की। सबकी तो 4 भुजाएं होती नहीं है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ जिसका, ये विग्रह हुआ। नीलकंठ का क्या विग्रह हुआ? नीला है कंठ जिसका। तो ये नीला है कंठ जिसका किसी तीसरे की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा है, और वो है शिव। क्योंकि नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका होता है भाई? शिव का होता है। सबका तो नीला कंठ नहीं होता, किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका बहुब्री समास। तो ये हो गए आपके जो है समास क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका, ठीक है, ये 6 है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कर दिया था। तो ये आपका 6 टॉपिक रहेगा। क्रिया, ठीक है, क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी सकर्मक क्रिया और एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, इनको समझते हैं। देखो, जो सकर्मक क्रिया क्या होती है पहले ये समझेंगे हम। कर्म के साथ, सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ। जैसे कि राम ने खिलौना तोड़ा, राम ने खिलौना तोड़ा। तो यहाँ पे देखो, राम जो है क्या है? करता है। ठीक है, राम क्या है? करता है। खिलौना क्या है? कर्म है। तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया, तो ये क्या है? आपकी क्रिया है। कर्ता कर्म क्रिया, सारी चीजें इसमें है। तो ये क्या रहेगी? आपकी सकर्मक क्रिया रहेगी, जिसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो। तो वो क्या रहती है? आपकी सकर्मक क्रिया रहती है, कर्म के साथ होती है ये। और जिसमें कर्म के बिना जो क्रिया हो वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे चीजों को, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, राम ने खिलौना तोड़ा, तो क्वेश्चन बने, अगर आंसर निकले तो इससे भी आप रख सकते हो, राम ने क्या तोड़ा? खिलौना तोड़ा। और यहाँ पे देखो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो आपकी सकर्मक क्रिया रहेगी। तो यहाँ पे जो है कर्म पे प्रभाव पड़ेगा। कर्म क्या है? यहाँ पे खिलौना है। ठीक है, कर्म क्या है? खिलौना है यहाँ पे। तो देखो क्या तोड़ा? खिलौना तोड़ा। भाई इस पे खिलौने पर प्रभाव पड़ रहा है और कर्ता कर्म तीनों चीजें हैं, तो आपकी सकर्मक क्रिया रहेगी। और प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। श्याम पत्र लिखता है, तो श्याम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो पत्र क्या है? आपका कर्म है। कर्म पर क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया रहेगी। जहाँ पे कर्म ही ना हो, जहाँ पे क्या है? कर्म ही ना हो, तो वो होती है आपकी अकर्मक क्रिया। जैसे घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, करता है और आपकी क्रिया है। यहाँ पे क्या है? कर्म नहीं है, तो वो आपकी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे सिंपली वह खेलता है, अगर वो इस तरह से आ जाए कि वह खिलौने से खेलता है, तो खिलौने से खेलता है तो कर्म आ गया। ठीक है, और वह क्या है? करता है, और खेलता क्या है? क्रिया है। तो तब ये अकर्मक क्रिया नहीं रहेगी, तब ये सकर्मक क्रिया बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है वह खेलता है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया क्या रहती है?
देखो फ्रेंड, जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके तुरंत दूसरा कार्य करने लगे तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे रामू नहाकर पूजा करने लगा। रामू पहले नहाया, एक क्रिया इसने कंप्लीट की, और नहाने के बाद क्या है, वो तुरंत ही दूसरी क्रिया करने लगा। तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। जो क्रिया है पहली क्रिया से कनेक्ट होगी, तो ये होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो श्याम खाना खाकर सो गया, तो उसने खाना खाया, एक क्रिया कंप्लीट की और फिर वह सो गया, दूसरी क्रिया उसने कर दी। तो प्रेरणार्थक क्रिया इस तरह से समझेंगे, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाए। प्रेरणार्थक मतलब उसको क्रिया दे, प्रेरणा करे, तो वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे रामू ने श्याम से पत्र लिखवाया। जो रामू है किससे पत्र लिखवा रहा है, श्याम से पत्र लिखवा रहा है। स्वयं कार्य नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उसने नौकर को बुलवाया, उसने नौकर को खुद नहीं बुलाया, किसी से बुलवाया, तो वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो यही आपकी क्रिया थी। इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया अच्छे से कर लेना। सकर्मक क्रिया कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी, तीनों ही चीजें होंगी, तो आपका क्या रहेगा, सकर्मक क्रिया रहेगा। और जिसमें कर्म ही ना हो वो अकर्मक क्रिया रहेगी। पूर्वकालिक क्रिया, पहली क्रिया के साथ कनेक्ट हो, दो क्रियाएं हो रही हो, ठीक है, एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट कर दी, तो पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाए, तो वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो ये हो गई आपकी कौन सी क्रिया, क्या हो गई आपकी क्रियाएं। ठीक है, सारी क्रियाएं मैंने आपको कवर करा दी हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसकी हिंदी ग्रामर की आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो क्या है, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगी, तो वहां से आप वॉच कर सकते हो, क्या है, अपना रिवीजन कर सकते हो। फ्रेंड्स बता दूं, पीडीएफ को जो भी आपके पीडीएफ में आपको दूंगी, ठीक है, वो आपके तभी काम आएगी जब आप वीडियो को देखोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चीज़ें आप तब समझ पाओगे पीडीएफ में, क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ों को समझ लोगे। मैं उस चीज़ों को अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं लिखी हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से और आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ट्रिक आपको समझा रही हूँ। तो आपकी वो पीडीएफ तब काम आएगी जब आप यहाँ पे चीज़ों को समझ पाओगे। तो यहाँ पे आप अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए, अपना सिलेबस कवर कर लीजिए और एग्जाम टाइम पे पीडीएफ से अपना रिविजन कर लीजिए, तो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेंगी। और बता दूँ, यहाँ से इस वीडियो से, ठीक है, कंप्लीट ये आपका पहला पार्ट रहेगा। मैं 2 पार्ट में कराने वाली हूँ भाई, ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए कल अपलोड करूंगी। तो ये 2 पार्टों में होगी। ये आपको 10 से 12 नंबर इजीली दिला देगी। जो चीज़ें और बच जाती हैं, पर्यायवाची, मुहावरे, वो आप कर लेना, नहीं तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी एग्जाम तक। ठीक है, उसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वाक्य। वाक्य टॉपिक और कर लेते हैं, और बाकी के जो टॉपिक बचते हैं, ठीक है, अभी इसमें देखो लिंग है, उसके बाद आपका टॉपिक जो है 11 है, देश विदेश करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अव्यय विकारी भी है इसमें, तत्सम तद्भव भी है इसमें, ठीक है, आपका विराम चिन्ह भी इसमें मैंने लिए हुए हैं, और आपके जो है वर्णमाला वर्णमाला मैंने करवा रखी है। इस तरह से आपके लगभग 15 टॉपिक ये बनते हैं। ठीक है, तो मैंने 15 टॉपिक हैं, और ये आपके जो है यही सारे टॉपिक हैं, यहीं से आपकी हिंदी ग्रामर कवर हो जाएगी। हम कौन से टॉपिक पढ़ते फ्रेंड्स, हम थे वाक्य। ठीक है, 8 नंबर टॉपिक है, ये टॉपिक और कर लेते हैं, और जो बाकी के टॉपिक बचे हुए हैं वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद जो है मैं आपकी पीडीएफ उसमें टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहाँ से अपनी पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं बता दूँ, जब आप इनका खुद से नोट्स बनाओगे ना, अपने हैंड रिटन नोट्स, जैसे मैं चीज़ों को समझा रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ, और जब आप उनको लिखोगे तो आप चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे, हमेशा के लिए चीज़ें फिट हो जाएंगी। अपने हैंड रिटन सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि अपनी तरीके से समझे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा हो सके, अगर आपके पास टाइम है तो अपने नोट्स बना करिए। किसी भी एग्ज़ाम से पहले अपने जो है एग्ज़ाम टाइम के लिए, रिवीजन के लिए अपने नोट्स जरूर बनाएं। कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, तो नोट्स बना ले, जिससे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले रिवीजन करें चीज़ों का, तो आपके नोट्स जो आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेंगे। वहाँ आपको सारी चीज़ें डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। नोट्स जो होते हैं, नोट्स आपकी हेल्प करते हैं, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनका आप रिवीजन कर पाओ, तो ये होता है। 8 नंबर टॉपिक करते हैं वाक्य। वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। देखो, सरल वाक्य क्या होता है, इसमें एक विधेय और एक उद्देश्य। ठीक है, एक विधेय होगा, एक उद्देश्य होगा। ठीक है, एक क्रिया है भाई, क्रिया हो, एक विधेय हो, एक उद्देश्य हो और एक क्रिया हो, सिंपली वो आपका सरल वाक्य होगा। जैसे वह नाचता है, एक विधेय है और यहाँ पे एक उद्देश्य है।
ठीक है, सरल वाक्य है। राम साइकिल चलाता है, राम है और साइकिल है, ठीक है, तो ये कौन सा है, सरल वाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य समझते हैं, इसे जटिल क्रिया भी कहते हैं, ठीक है, इसे जटिल क्रिया भी कहते हैं, जटिल वाक्य भी कहते हैं। मिश्रित वाक्य दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बना होता है। ट्रिक से समझिए, ट्रिक जहाँ की, हाँ, जहाँ की, जैसा, जब, तो, हो, मतलब जहाँ जहाँ लगा हो, जैसा लगा हो, कि, तो, वैसा, तो अगर ये सारी चीज़ें लगी हो वाक्य के बीच में तो आपका मिश्रित वाक्य होगा। जैसे कि वह आगरा जाएगा, तो ये आपका क्या है, इतना क्या है, आपका सरल वाक्य है। तो ताजमहल देख कर आएगा, तो लगा है तो मिश्रित वाक्य हो गया। जब मेहनत करोगे तब सफलता मिलेगी, तो यहाँ पे तब लगा है तो ये मिश्रित वाक्य की पहचान होगी। तो इस तरह से आप सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका संयुक्त वाक्य। देखो ट्रिक, जहाँ अथवा, या, एवं, ठीक है, संयुक्त वाक्य में जहाँ अथवा आ जाए, ये या आ जाए या फिर एवं आ जाए, तो इसलिए फिर मतलब, और इसके बाद फिर भी, किंतु, परंतु, ये सारी चीज़ें मतलब किंतु, परंतु, फिर भी, अथवा, एवं, ये सारी शब्द वाक्य के में आ जाए, ठीक है, तो आपका कौन सा रहेगा, संयुक्त वाक्य रहेगा। जब दो सरल वाक्य जुड़े हों तो सरल वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि वह शाम को गया, ये सरल वाक्य है। सुबह लौटा, तो और आ गया। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा, एवं उसने सामान खरीदा, ठीक है, या फिर वो जाएगा तब वह आएगा। तो ये सारी चीज़ें हों तो सरल वाक्य होता है। आई होप को आप चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स, जो आपके टॉपिक बच जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चीज़ों को अच्छे से समझें, पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है, साल में एक ही मौका मिलता है स्टेट का एग्ज़ाम। वैकेंसीज जो टीजीटी की हैं, ठीक है, उनमें भी मौका मिल सकता है और वैकेंसीज भी आएंगी, ऐसा नहीं है। पीजीटी वालों को भी आ सकती हैं और पीआर बोला जा रहा है कि पीआरटी के लिए भी भर्ती आए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। जेवीटी वालों, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।